एक वक्त था जब बायजूस को भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप कहा जाता था। 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप, करोड़ों स्टूडेंट्स, और आज कंपनी दिवालिया हो चुकी है। निवेशक कोर्ट में, हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म, और फाउंडर बायजू रविंद्रन को सिंगापुर कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये हालात इस कंपनी की, जो सबसे पोस्टर बॉय माने जाते थे स्टार्टअप इंडस्ट्री के, उनके हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या बायजूस सिर्फ एक फेल्ड स्टार्टअप था? क्या वाकई इसकी जो फाउंडेशन थी उसमें दिक्कतें थी, या फिर ये इंडिया का स्टार्टअप बूम की सबसे जो बड़ी वार्निंग स्टोरी है वो थी? इसी की आज हम चर्चा करते हैं, और वो जो इसके इनसाइड स्टोरी है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बायजूस की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। केरल के एक छोटे से गांव अजीकोड में जन्मे बायजू रविंद्रन। उनके पेरेंट्स स्कूल टीचर थे, माँ बाप उनके स्कूल में पढ़ाते थे, वो इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे, लेकिन दोस्तों को कैट एग्जाम की तैयारी कराने लगे, और फिर उस एग्जाम की तैयारी कराते कराते उनको टीचिंग में काफी ज्यादा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। उनकी टीचिंग स्टाइल धीरे धीरे अपने दोस्तों के बीच और बाकी लोगों के बीच भी धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस होती चली गई। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो परफॉर्म करके भी दिखाते थे। इस वजह से उनकी जो टीचिंग स्टाइल थी वो काफी ज्यादा धीरे धीरे फेमस होती गई, और लोग उनको काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे। मैथ्स और एप्टीट्यूड को उन्होंने एंटरटेनिंग बना दिया। बहुत सारे लोग थे जो उनको धीरे धीरे फॉलो करने लगे, और उनकी जो टीचिंग स्टाइल थी उनके उस वजह से उनके फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ने लगे। ऑडिटोरियम में जब वो क्लास लेते थे तो पूरा ऑडिटोरियम धीरे धीरे भरने लगा। स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रिटी टीचर की तरह देखने लगे, उनमें अपना रोल मॉडल तलाशने लगे। फिर आया स्मार्टफोन और चीप इंटरनेट का दौर, और 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस का लर्निंग ऐप। फिर यहां से शुरू हुई बायजूस की नई कहानी। फिर 2020 में कोविड पैंडेमिक बायजूस के लिए जैकपॉट साबित हुआ, क्योंकि स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग फिर 2020 में आया कोविड पैंडेमिक, जो बायजूस के लिए जैकपॉट साबित हुआ। स्कूल बंद, बच्चे घर में, पेरेंट्स पैनिक मोड में थे, ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर लगने लगा, और यहीं से शुरू हुई हाइपर ग्रोथ की कहानी। फंडिंग राउंड पर फंडिंग राउंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई बायजूस के लिए। कुछ ही समय में बायजूस की जो वैल्यूएशन थी वो 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो एक अपने आप में एक मिसाल थी, और इस इंडस्ट्री के लिए एक नया आयाम और नई ऊंचाई हमने जाते हुए इस इंडस्ट्री को देखा। फिर बायजूस बन गया इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बायजूस अब एक स्टार्टअप की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर की तरह बिहेव करने लगा। उनका जो पूरा बिहेवियर था, लगा कि वो स्टार्टअप नहीं, ग्लोबल एम्पायर चलाने लगे हैं। किसी एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह वो इसे रन करने लगे। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, फीफा वर्ल्ड कप, सेलिब्रिटी एड्स, मैसिव मार्केटिंग कैंपेन, इन सब में इनका पैसा पानी की तरह बहने लगा। लगातार जो स्पॉन्सरशिप पे जो उनका खर्च था वो लगातार दिख रहा था, हर जगह उनके एड चलने लगे। और फिर इसके बाद एक्विजिशन की उन्होंने बारिश कर दी, एक के बाद एक नई कंपनी का अधिग्रहण उन्होंने शुरू किया, जिसमें लंबी फहरिस्त थी, काफी बड़े नाम भी थे, जिसमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज एक बड़ा नाम था, व्हाइट हैट जूनियर, ग्रेट लर्निंग, एपिक, ये तमाम ऐसे एक्विजिशन थे जो कंपनी ने लगातार किए, और इस वजह से बाद में संकट में भी फंसी। और इस लिस्ट में कई सारे नाम थे, और हर एक्विजिशंस को कंपनी ने कहा कि ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी है, आगे चल के भविष्य में उन्हें इसकी मदद मिलेगी, सिनर्जी का फायदा मिलेगा, और ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। इस तरह से इस नैरेटिव को वो लगातार सच साबित करने में लगे हुए थे।
लेकिन शायद कंपनी एक ऐसे फ्यूचर पर दांव लगा रही थी जो कभी आया ही नहीं। कोरोना के बाद जब दुनिया खुली, बच्चे जब वापस क्लासरूम्स में लौटने लगे और ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि गलती तो नहीं हो गई। लेकिन उसके बाद भी बायजूस का खर्च कम नहीं हुआ। जिस तरह के वो प्रमोशन में, जिस तरह के सेलिब्रिटी के ऊपर वो खर्च कर रहे थे, वो उनका कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कंपनी ने हायरिंग एग्रेसिवली की, एक्सपेंशन को काफी एग्रेसिवली किया और बोरोइंग भी काफी तेजी से किया। ये भी यहां पर भी वो चूक गए, यहां पर भी उन्होंने बड़ी गलती की। स्टार्टअप वर्ल्ड में उस समय सिर्फ एक ही मंत्रा था, ग्रोथ फास्ट, यानी फास्ट और तेजी से ग्रो करो। यही इसी मंत्रा के साथ ज्यादातर स्टार्टअप वहां पर काम कर रही थी। लेकिन ये भूल गए थे जो बिजनेस के जो फंडामेंटल्स होते हैं उस पर ही उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था। जो मूल फंडामेंटल्स होते हैं उसमें आता है प्रॉफिटेबिलिटी का, गवर्नेंस का और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। ये सारी चीजें ओल्ड स्कूल की सोच मानी जाने लगी थी और जो इस सोच को गलत मान रहे थे, डिसिप्लिन से दूर हो रहे थे, उन्हें इस तरह का खामियाजा तो भुगतना ही था। और फिर हमने देखा कहानी कैसे बदली। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, बायजूस पर आरोप लगने लगे एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स के, क्योंकि जिस तरह के सेल्स वो कर रहे थे, जिस तरह के प्रमोशन कर रहे थे, लगातार पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जिस तरह से वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे थे, उनके जो एजेंट्स थे वो ब्लैकमेल कर रहे थे, इसको लेकर काफी ज्यादा शिकायतें आने लगी। पेरेंट्स ने खुलकर शिकायतें की, कई सारे फोरम पे, कई सारे प्लेटफॉर्म से इनके खिलाफ शिकायतें होने लगी। उन पर इमोशनल प्रेशर बनाने का भी आरोप लगाया गया, बच्चों के फ्यूचर का डर दिखाया गया, ये आरोप पेरेंट्स के थे। एक्सपेंसिव कोर्सेस और ईएमआई प्लान्स बेचे गए और लगातार उन्हें एक नया विजन दिखाया गया जो वाकई था ही नहीं। जो पुराने एम्प्लॉइज थे, जो पुराने फॉर्मल एम्प्लॉइज थे, उन्होंने इम्पॉसिबल सेल्स टारगेट की बात भी कही। उन्होंने भी कंपनी पे काफी आरोप लगाए और प्रेशर की बात कही। और यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लोगों का बायजूस से भरोसा टूटने लगा, ट्रस्ट खत्म हो गया। और जब किसी बिजनेस में ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो बिजनेस का जो फाउंडेशन है वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाता है। और यही हुआ बायजूस के साथ। जो कंपनी एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लग रही थी कि बहुत बड़ा क्रांति लेकर आ रही है, वो अब लोगों को एक जायंट सेल्स मशीन जैसे दिखने लगी। उन्हें लगा कि ये सब कुछ सिर्फ सेल्स की वजह से, प्रमोशन की वजह से हुआ है। इस बिजनेस के पीछे कोई भी फंडामेंटल्स रीजन नहीं थे। रातों रात ऐसा दिखने लगा। इसके बाद क्रैक सामने आने लगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले होने लगे, इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल हो गए। डेलोइट ने ऑडिटर पद छोड़ दिया। डेलोइट ने ऑडिटर पद ये कह के छोड़ दिया कि कंपनी में कई तरह के चैलेंजेस और दिक्कतें हैं। कई बोर्ड मेंबर्स लगातार इस्तीफे देने लगे, बड़े अधिकारियों के इस्तीफे की लगातार खबरें आने लगी, मीडिया में लगातार बज करने लगी कंपनी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब ऑडिटर रेजिग्नेशन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है जो कंपनी के साथ शुरू हो चुका था। अब सवाल उठने लगे कि कंपनी असल में कितना पैसा कमा रही है, वाकई में इसका बेस कितना मजबूत है, क्या जो बिजनेस मॉडल कंपनी अपना रही है क्या वो वाकई सस्टेनेबल है या ये सिर्फ दिखावा है और प्रमोशन के दम पर इस बिजनेस मॉडल को इस तरह का दिखाया गया है। ये सवाल भी उठने लगे, क्या वैल्यूएशन सिर्फ इल्यूजन तो नहीं है। लेकिन बायजूस के डाउनफॉल का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेन लोन, जो विदेशी लोन था, वो 120 करोड़ डॉलर का पहुंच चुका था। वो जो ट्रैप था वो सबसे बड़ा ट्रैप था कंपनी के लिए। और वहीं से जो कहानी थी, जो डी ग्रोथ की कहानी शुरू हुई, इस लोन की वजह से सबसे पहले शुरू हुई। हम सभी जानते हैं कि डेट के बाद इस तरह के प्रेशर बढ़ने लगते हैं, इन्वेस्टर लॉसेस टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन लेंडर्स को तो रीपेमेंट चाहिए। निवेशक वो तो नुकसान लंबे समय तक सहते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी के नाम पर कि लंबी अवधि में उन्हें फायदा होगा, उस तरह के नैरेटिव तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन लेंडर्स को तो समय पे रीपेमेंट चाहिए। और यही दिक्कतें यहाँ पर बायजूस के लिए भी दिखने लगी।
फिर कई तरह के एलिगेशन शुरू हो गए। करीब 533 मिलियन डॉलर्स के कॉम्प्लिकेटेड ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के जरिए ट्रांसफर किए गए। इसके बाद और भी बड़े सवाल उठ गए। इसके बाद शुरू हुई ग्लोबल लीगल बैटल। इंडिया, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब जगह कंपनी कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट केसेस इतने ज्यादा हो गए कि हर जगह बायजूस की चर्चा होने लगी और निगेटिव चर्चा होने लगी। जो कभी पॉजिटिव बातचीत होती थी वो वहां पर निगेटिव चर्चा होने लगी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो सिंबॉलिक मूवमेंट आया वो सिंगापुर कोर्ट के फैसले के साथ आया है। कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला आ गया। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने ऐसे डिस्क्लोजर से जुड़े कोर्ट ऑर्डर्स का पालन नहीं किया। हालांकि बाइजू रविंद्रन ने किसी भी फ्रॉड को लेकर इनकार किया है और उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन तो कई सारे हैं। लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ सिंगापुर कोर्ट का मामला नहीं है, इस तरह के मामले इंडियन कोर्ट में भी दिख चुका है, यूएस के कोर्ट में भी दिख चुका है और ये मामला और भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि ये मामला प्रोसीजरल इश्यूज से जुड़ा हुआ है और लेंडर्स के साथ सेटलमेंट को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन ये बायजूस की जो कहानी है ये सिर्फ एक फाउंडर की गलती की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब स्टार्टअप वर्ल्ड में ग्रोथ ही सबसे बड़ी मोरालिटी बन जाती है, जहां पे आप अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को और बिजनेस के जो सही तरीके होते हैं उसको आप भूलने लगते हैं और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं, वो भी फास्ट ग्रोथ स्टोरी पर। कोई भी निवेशक फास्ट ग्रोथ चाहते थे, वैल्यूएशन बढ़ती जाती है और स्क्रूटनी कम होती जाती है। इस तरह के मामले बायजूस के साथ भी हुए। बायजूस विजन की कमी से नहीं गिरा, बल्कि इसलिए गिरा क्योंकि विजन डिसिप्लिन से आगे निकल गया। एक समय था जब बायजूस रविंद्रन एस्पिरेशनल इंडिया के फेस थे, पोस्टर बॉय कहे जाने लगे। लेकिन एक दौर अब ऐसा भी आ चुका है जब बायजूस बिजनेस स्कूल्स में उनके डाउनफॉल की स्टोरीज, राइज एंड फॉल की केस स्टडी बन चुका है। उनकी केस स्टडीज के तौर पर उनके बिजनेस को अब आगे कई सारे बिजनेस स्कूल में आप पढ़ेंगे कि कैसे राइज एंड फॉल हुआ और इसके केस स्टडी के तौर पर ये लोगों को बताया जाएगा, स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि वैल्यूएशन हमेशा रियल नहीं होती और अनलिमिटेड ग्रोथ का सपना कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको कॉर्पोरेट जगत में दिख सकते हैं। अगर आपने कभी भी इस तरह की स्टोरी देखी होगी, सुनी होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा और आपको इस तरह के डाउनफॉल वाली स्टोरीज किस तरह की लगी और बायजूस क्या फिर से वापसी कर सकता है या ये इंडिया स्टार्टअप बबल का सबसे बड़ा कोलैप्स होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और बिजनेस 24 टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।